हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एकलव्य स्नातक पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट है मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, तो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे और पीडीएफ है अदर सब्जेक्ट्स की, इस सब्जेक्ट्स की। तो वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखने, ध्यान में रखना है जब आप एग्जाम कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे उसको मेंशन किया है, तो आपको वो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उसी पॉइंट्स के बेसिस पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने और अपनी राइटिंग करनी है, अपनी आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, और हर क्वेश्चन के एंड में मैंने निष्कर्ष लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, तो आप जब अपना एग्जाम लिख रहे हो तो उस टाइम पे आपको निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इससे जो आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। अब जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना उसको आपको ग्राफिक तरीके से अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना है अपनी एग्जाम के अंदर, अपनी एग्जाम कॉपी में। ठीक है, अब ग्राफिक तरीके से क्या मतलब होता है, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक हेडिंग है अखबार की संभावना। ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो हमारे जो अखबार होते हैं वो हमारे विचारों को किस तरीके से बदलते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो एक टॉपिक है अखबार की संभावनाएं क्या क्या हो जाती है, उसकी क्या भूमिका रहती है। अब लिखने के लिए हम इसको सिर्फ ऊपर हेडिंग डाल सकते थे, 1 नंबर डाल के, 2 नंबर डाल के, 3 नंबर डाल के, 4 नंबर डाल के, ऐसे करके पॉइंट हम लिख सकते थे। पहले लिख दिया एजेंडा सेटिंग, दूसरे पे लिख दिया फ्रेमिंग, तीसरा हो गया राय निर्माण, फिर विश्वसनीयता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते थे, लेकिन वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इसको इन ग्राफिक की तरीके से लिखोगे ना, क्लाउड बनाकर ये सारी की सारी इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी देखने में और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आपको यहाँ से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें अगर ध्यान में रखोगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार की विषय वस्तु की जो भूमिका होती है, ठीक है, तो उसकी व्याख्या करना है। अब भैया अखबार की क्या क्या संभावनाएं होती है हमारे विचारों को बनाने में, विचारों का निर्माण करने में, उसको आकार देने में। ठीक है, तो जो समाचार पत्र होते हैं उसका जितना भी विषय वस्तु होती है, पाठ होते हैं, अपने व्यापक प्रसार यानी कि उसका जो प्रसार होता है वो दूर दराज तक होता है। चाहे वो अमीर होता है चाहे गरीब हो, उन सभी के पास अखबार पहुंच जाता है, उनके पास जो अखबार होते हैं, समाचार होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रसार अलग होता है, व्यापक प्रसार होता है, यानी कि सब लोगों तक होता है, उसकी जो पहुंच होती है सभी लोगों तक होती है। तो उसके कारण लंबे समय से लोगों के विचारों को, यानी कि आज से ही नहीं, बहुत टाइम पहले से विचार, हम जितनी भी हमारे समाज में विचार होते हैं उनको आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संभावनाएं क्या क्या होती हैं, यानी कि इसकी क्या भूमिका होती है। तो जो अखबार होते हैं वो समाज में कौन सा एजेंडा सेट करना है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी अदा करते हैं, यानी कि एजेंडा सेटिंग में काम करते हैं। ये फ्रेमिंग में, यानी कि कौन से विषय को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, उन चीजों को करते हैं। और जो भी राय निर्माण का, यानी कि हमारा ओपिनियन होता है, उसको किस तरीके से फॉर्म करना है, उसको बिल्ड करना है, ये भी डिसाइड किया जाता है न्यूज़पेपर के द्वारा। विश्वसनीयता और विश्वास का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है अखबार, जो समाज में हमें विश्वास होता है कि अगर कोई अखबार, कोई भी न्यूज अखबार में छप के आ रही है तो वो सच्ची होगी, हमें हमें उस पर विश्वास होता है। फिर जो भी हमारे पूर्वाग्रह होते हैं उसका पुष्टिकरण अगर अखबार करते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे होते हैं। अखबार की जो भाषा होती है, लहजा होता है, वो भी हमारे विचारों को प्रभावित करता है, उसकी पहुंच और प्रसार भी अपनी भूमिका प्ले करती है। ठीक है, और जो भी सामाजिक प्रभाव होता है अखबार का हमारे समाज पर पड़ता है, उनको देखेंगे। तो अभी इन पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक को। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंडा सेटिंग के बारे में। एजेंडा सेटिंग क्या होता है, तो जो न्यूज़पेपर होते हैं ये निर्धारित करते हैं कि समाज में कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है और कौन सा मुद्दा नहीं है, किस पर चर्चा की जानी चाहिए, किस पर नहीं है, किन कहानियों को कवर करना है, और उन्हें कितनी प्रमुखता से प्रदर्शित करना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, न्यूज़पेपर जो होते हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन से हैं जिसको हमें जनता के सामने रखना है, समाज के सामने रखना है, कौन सी कहानियों को हमें कवर करना है, कौन सी घटनाओं को कवर करना है, और किस चीज को कितनी प्राथमिकता देनी है, प्राथमिकता से प्रदर्शित करना है। समाचार पत्र इस बात को प्रभावित करते हैं कि लोग किन विषयों को प्राथमिकता देते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। अगर लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसको प्राथमिकता देते हैं,
ठीक है, यानी कि जो प्रौद्योगिकी होती है उससे संबंधित जो न्यूज होती है उसको प्राथमिकता देते हैं। तो अखबारों में भी ज्यादा से ज्यादा जो न्यूज़पेपर न्यूज आएंगी वो सारी की सारी साइंस से, इनोवेशन से आएंगी। अगर किसी समाज में जो लोग हैं खेल में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, स्पोर्ट्स उनको ज्यादा पसंद है, तो उस समाज में जो न्यूज़पेपर आते हैं, उस जगह पर जो न्यूज़पेपर आते हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर में ज्यादातर जो न्यूज होंगी वो स्पोर्ट्स की होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिसाइड करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं कि हमारे समाज में किन किन चीजों को, किन मुद्दों को, किन कहानियों को हमें इंपॉर्टेंस देनी है और किन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। दूसरा होता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब होता है कि हमें किस तरीके से मुद्दों को, जो भी अलग अलग घटनाएं होती हैं उनको किस तरीके से हमें समझना है, उनके तरीकों को बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी कहानी के कुछ पहलुओं पर जोर देकर और दूसरों को कम महत्व देकर समाचार पत्र कथा को आकार देता है। यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको दे दी जाती है, काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन दूसरे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आप हमारे आसपास देख सकते हो कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर मीडिया जो होती है उन चीजों को काफी ज्यादा उछाल देती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वास्तविक मुद्दे होते हैं जिस पर समाज का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन वो उस चीज को ध्यान में नहीं लेकर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें उसको फ्रेम करती है मीडिया। राय निर्माण। अब इसमें क्या होता है, हमें समाचार पत्र जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, एक संपादकीय का होता है, संपादक का होता है। ठीक है, तो उसके पत्र शामिल होते हैं। संपादक को कुछ पत्र लिखे जाते हैं जनता के द्वारा, तो वो भी उस न्यूज़पेपर में शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग लोग होते हैं वो अपनी राय को व्यक्त करते हैं और दूसरों की जो विचार होते हैं, उनकी जो विचारधाराएं होती हैं उनको प्रभावित करने का काम यहाँ पे करते हैं। अभी ये जो राय निर्माण होती है, तर्क, दृष्टिकोण और विश्लेषण ये सब प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो भी जो भी रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, जो न्यूज़पेपर को पढ़ता है, तो उनके दृष्टिकोण और विश्वास को ये प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूज़पेपर हैं लोगों के दृष्टिकोण में, विश्वास में, उनको प्रभावित करने का काम करते हैं। अभी प्रभावित किस तरीके से करते हैं, संपादकीय जो होता है, संपादक को जितने पत्र लिखे जाते हैं तो उसमें ये सारे के सारे आते हैं। अब हमें पता है हमारा समाज इतना बड़ा है, समाज में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी राय होती है। अगर हम उसको समझते हैं तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो एप्टीट्यूड होता है उसमें परिवर्तन आते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है उसमें परिवर्तन आते हैं। हम चीजों को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। तो न्यूज़पेपर हमारे दृष्टिकोण को, तर्क को और विश्लेषण को प्रभावित करने का काम करता है। अब विश्वसनीयता और विश्वास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है अखबार। तो समाचार पत्रों को सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे समाज में अगर कोई भी न्यूज समाचार पत्र में छपी हुई है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो विश्वसनीय है, वो सच्ची न्यूज है, क्योंकि ये अखबार में आ रही है, हम उस पर भरोसा करते हैं। तो जब लोग प्रतिष्ठित समाचार पत्रों का सामना करते हैं, यानी कि उसको पढ़ते हैं, तो वे उन्हें वैध और भरोसेमंद मानने के लिए अधिक इच्छुक रहते हैं। ठीक है, अब पूर्वाग्रह पुष्टिकरण, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे समाज में कुछ पहले से धारणाएं चली आ रही हैं, तो उसका अगर कुछ मान्यताएं चली आ रही है, अगर उसकी पुष्टि समाचार पत्र करते हैं, उनको अवैध मानते हैं, अमान्य मानते हैं, तो वो न्यूज़पेपर अच्छा होता है और हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो लोग ऐसी जानकारी चाहते हैं जो उनकी मौजूदा मान्यताओं और विचारों को की पुष्टि करती हो। ठीक है, हमारे समाज में अलग अलग तरह के विचार चलते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कई जगह ऐसी मान्यताएं होती हैं कि हमें ना बुधवार को या फिर वीरवार को, यानी कि बृहस्पतिवार को हमें बाहर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कहीं पे घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी अगर मान्यताओं की पुष्टि अखबार करते हैं तो वो अच्छी मानी जाती हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करने का काम करती हैं। तो जो समाचार पत्र पाठकों की विचारधाराओं से मेल खाते हैं, यानी कि जो भी विचार होते हैं उनसे सेम सेम होते हैं, तो वे सार्वजनिक चर्चा के ध्रुवीकरण में योगदान देकर उनके दृष्टिकोण को सुदृढ़ कर सकते हैं। यानी कि अगर न्यूज़पेपर की विचारधारा भी सेम है और जो उसको पढ़ रहा है उसकी विचारधारा भी सेम है, उसमें मेल खाते हैं, तो सार्वजनिक चर्चा, यानी कि जब बहस होती है, डिबेट होती है, तो उसमें ध्रुवीकरण का काम करते हैं। यानी कि जो न्यूज़पेपर है और जो पाठक है उसका, तो उसको एक साइड में, और उसके जो विचार होते हैं, उसके दृष्टिकोण होते हैं, तो उसको मजबूत करने का काम करते हैं न्यूज़पेपर। अब जो न्यूज़पेपर की भाषा होती है, यानी कि उसकी लैंग्वेज होती है, तो वो भी हमारे विचार को प्रभावित करती है। अखबार की भाषा भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है और पाठकों की धारणा को आकार दे सकता है। अब अगर हम बात करते हैं, अखबार अपनी हिंसक भाषा का उपयोग करता है। ठीक है, अखबार की जो भाषा है काफी ज्यादा हिंसक है, भड़काऊ है, तो उसमें हमें अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर अखबार की भाषा सहज है, सिंपल है और भावनात्मक रूप से उसमें दिखती है हमें, तो लोगों के अंदर प्रेम, सौहार्द ये सब बन के आएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो भाषा के माध्यम से अखबार पैदा कर सकता है हमारे समाज के अंदर, जिससे कि हमारी जो विचार होते हैं, हमारी विचारधाराएं होती हैं, वो परिवर्तित होती हैं।
सकारात्मक या नकारात्मक भाषा, सनसनीखेजता, फ्रेमिंग इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि पाठक समाचार की व्याख्या कैसे करता है। अगर समाचार हिंसक है, उसकी फ्रेमिंग इस तरीके से की गई है कि एक समुदाय को टारगेट किया गया है, तो उसकी जो व्याख्या होगी वो काफी ज्यादा हिंसक तरीके से वो करेगा। अब पहुंच और प्रसार के बारे में बात करते हैं। समाचार पत्र व्यापक रूप से सुलभ हैं और अक्सर कई लोगों के लिए जानकारी के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं, यानी कि काफी इजीली अफोर्डेबल है। और कई लोगों के लिए, कुछ अनपढ़ होते हैं, उनको समझ नहीं आता, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दुनिया से बिल्कुल कटे हुए होते हैं, तो उनके लिए प्राथमिक स्रोत का काम करता है अखबार जानकारी के लिए। कुछ व्यक्ति दृष्टिकोणों के संपर्क में आते हैं, वह समय के साथ उनके दृष्टिकोण और विचार को प्रभावित कर सकता है। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनके जो दृष्टिकोण होते हैं ना, वो उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो ये सारा का सारा न्यूज़पेपर की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। अब न्यूज़पेपर सामाजिक प्रभाव कैसे छोड़ते हैं? तो समाचार पत्र सामाजिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जनमत के निर्माण में योगदान देते हैं। यानी कि ये डिसाइड कर, अभी मैंने आपको बताया एजेंडा सेटिंग का एक ये एग्जांपल हो जाता है कि उन्होंने वहां पर एजेंडा सेट कर दिया कि हमें किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है समाज में, तो उससे संबंधित समाज के जितने लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनका मत क्या है, तो उसके निर्माण में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखबार के लोगों के बारे में दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साथ कुछ दृष्टिकोणों को सुदृढ़ कर सकती है। यानी कि तो हमारे दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में, हमारे जो सहकर्मी होते हैं उनके कुछ दृष्टिकोणों को हम उसमें मिला सकते हैं और अपने दृष्टिकोणों को मजबूत कर सकते हैं। विचारों के प्रसार में भी ये योगदान दे सकती हैं। जितने भी न्यूज़पेपर हैं तो सारे के सारे। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन के बारे में। तो समाचार पत्र के पाठों का एजेंडा निर्धारित करने, मुद्दों को तैयार करने, राय प्रदान करने, विश्वसनीयता स्थापित करने, पूर्वाग्रहों की पुष्टि करने, भाषा और स्वर को नियोजित करने, पहुंच और प्रदर्शन की पेशकश करने और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के द्वारा लोगों के विचारों को आकार देने में काफी प्रभावित करते हैं। ठीक है, उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल से पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन कीजिए। यानी कि उसके क्या क्या अच्छी चीजें और क्या उसकी बुरी चीजें, उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ये होता है आलोचनात्मक मनन करना। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जूम का उपयोग करना अवसर चुनौतियों को दोनों को प्रस्तुत करता है। यानी कि कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ के, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो जो ये सारी की जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी होती है वो सारी की सारी उस वहां तक पहुंच होती है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप का यूज करता है। तो व्हाट्सएप जो है पहुंच योग्य है, यानी कि लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसका उपयोग इंटरनेट एक्सेस वाले स्मार्टफोन में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आज के टाइम पे व्हाट्सएप का यूज करते हैं। जूम की अगर हम बात करते हैं, सबके पास इंडिया में आज के टाइम पे स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो हम जो जूम है उसको इन सारे के सारे इक्विपमेंट्स पे चला सकते हैं। ठीक है, इन पे चलाया जा सकता है, जिससे छात्र और शिक्षक के लिए कनेक्ट होना सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एजुकेशन के अंदर, तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो दोनों प्लेटफॉर्म पाठों के निर्धारण और संचालन में अपना लचीलापन प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हमें उसका टाइम टेबल चेंज करना है तो हम उसको कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उसको संचालित करना है, किस तरीके से कौन सी क्लास को हमें किस टाइम पे चलाना है, तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की वो आ जाती है इन टेक्नोलॉजीज के हेल्प से। जो शिक्षक होता है छात्रों और अभिभावकों के शेड्यूल, यानी कि उसके टाइम टेबल के अनुसार समय समय पर पाठ की योजना बना सकते हैं। यानी कि अगर कभी छात्रों को कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है या शिक्षक को कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, परिवर्तन होते हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की हेल्प से। फिर जुड़ाव, यानी कि स्टूडेंट और टीचर का जुड़ाव होता है वो किस तरीके से हो सकता है, तो वीडियो, चित्र और इंटरेक्टिव गतिविधियों को शामिल करने से ऑनलाइन पाठों के दौरान जो छात्रों की व्यस्तता है, यानी कि छात्रों की जो अटेंशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, अगर हम वीडियोस को, अलग अलग तरह की इमेजेस को, इंटरेक्टिव जो एक्टिविटीज होती है उनको यूज करते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर। जूम में स्क्रीन शेयरिंग और वर्चुअल व्हाइट बोर्ड जैसी सुविधाएं सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बना सकती हैं। जब हम जूम की बात करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन होती है हम उसको शेयर कर सकते हैं, उसमें कई सारी वीडियोस चला सकते हैं। ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट को जो वर्चुअल व्हाइट बोर्ड होता है वो भी इसमें हेल्प कर सकता है। स्टूडेंट को बिल्कुल ये फील होता है, जो रियल टाइम एजुकेशन होती है, जो क्लासरूम एजुकेशन होती है, उसकी फीलिंग आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जुड़ाव को पॉसिबल बना सकता है। और व्यक्तिगत शिक्षण, यानी कि जो शिक्षक होता है वो प्रत्येक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान दे सकता है, व्यक्तिगत रूप से उसको पढ़ा सकता है।
तो शिक्षक ऑनलाइन सत्रों के दौरान छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, यानी कि पर्सनली उस पर अटेंशन दे सकता है उनकी विशिष्ट सीखने की जरूरतों के अनुसार, यानी कि कोई जल्दी सीखता है, कोई कम सीखता है। अगर कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो उसको आगे के जो टास्क होते हैं, आगे के जो टॉपिक्स होते हैं, उनको उसके बारे में गाइड कर सकता है। और जो स्लो सीखता है तो उसको अच्छे से पढ़ा सकता है, अच्छे से समझा सकता है, और बच्चों के जो अदर बच्चे हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में लेकर आ सकता है, तो उनकी जरूरतों को के अनुसार उसको संबोधित कर सकता है और सहायता प्रदान कर सकता है। अगर हम माता पिता की भागीदारी के बारे में बात करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो टीचर्स और जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, उसमें पार्टिसिपेशन रहता है। तो व्हाट्सएप शिक्षकों और छात्रों और अभिभावकों के बीच एक संचार उपकरण के रूप में काम कर सकता है, यानी कि एक मीडियम के रूप में काम कर सकता है, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सारे के सारे इंटरेक्ट कर सकते हैं। छात्रों की प्रगति पर नियमित अपडेट जो है सारे के सारे माता पिता, पेरेंट्स पा सकते हैं। संसाधन को साझा करने और सीखने की गतिविधियों के समन्वय, कोऑर्डिनेशन की सुविधा जो टेक्नोलॉजी है वो प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं चुनौतियों के बारे में, यानी कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, यानी कि कुछ तकनीकी बाधाएं आती हैं। तो सभी छात्रों के पास ऑनलाइन पाठों में भाग लेने के लिए विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन या उपकरणों तक पहुंच नहीं हो पाती है, यानी कि गुड इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता हमारे पास जब ऑनलाइन क्लास चल रही होती है। तो अगर वाईफाई कनेक्टेड है तो लाइट चली जाती है, तो इसकी वजह से जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रुक जाता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनके पास उपकरण नहीं होते हैं, यानी कि कुछ जो डिवाइसेस होते हैं वो नहीं होते हैं, फोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, टैबलेट्स नहीं होते हैं, तो उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से एक ये बाधा हो सकती है। तो इससे शिक्षा तक पहुंच में मौजूदा असमानताएं और बढ़ सकती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें भेदभाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल साक्षरता, यानी कि डिजिटल लिटरेसी। जो लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, वो डिजिटल डिवाइस के यूज के लिए इतने अवेयर नहीं होते हैं, वो इनको यूज करना नहीं जानते हैं। तो छोटे बच्चों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेविगेट, यानी कि उनको चलाने के लिए डिजिटल साक्षरता की कमी हो सकती है, बच्चे उनको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम अटेंशन की बात करते हैं, ध्यान अवधि के बारे में बात करते हैं, तो ऑनलाइन कक्षाओं में छात्रों का ध्यान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, काफी ज्यादा चैलेंजेस इसमें आते हैं। छोटे बच्चों के लिए जिन्हें आमने सामने बातचीत करने के बिना विस्तारित अवधि तक ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आमने सामने बातचीत करने की आदत होती है, ठीक है, तो उनको ज्यादा जो इतने अच्छे तरीके से हम उस चीज को ऑनलाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसमें मुश्किल आती है। फिर सामाजिक संपर्क, यानी कि जो सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं उसमें कमी आती है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, अपना पर्सनल एग्जांपल है मेरा। जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उससे पहले तक मेरा जो सोशल नेटवर्क था वो अच्छा था, मेरी सोशल स्किल्स काफी अच्छी थी, लेकिन 2 साल तक जब कोरोना आया था तब ऑनलाइन सारी की सारी एजुकेशन हुई थी, तो उसकी वजह से जितनी भी सोशल स्किल्स थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये अफेक्ट बहुत ज्यादा करता है, जो सोशल स्किल्स होती हैं, सामाजिक संपर्क होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कमी आती है। ऑनलाइन शिक्षण में सामाजिक संपर्क और सहकर्मी से सीखने के अवसरों की कमी होती है, जो प्राथमिक विद्यालय के अनुभव का अभिन्न अंग होता है। यानी कि जब हम सीखते हैं तो हम ज्यादा उस माहौल में सीखते हैं। अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज की सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं सीख सकते हैं सिवाय एकेडमिक्स के। लेकिन अगर वो ऑफलाइन हो रही है तो वहाँ पे हम एकेडमिक्स के साथ साथ में कुछ जो नॉन अकेडमिक्स एक्टिविटीज होती हैं हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऑफलाइन एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो आभासी वातावरण में संबंध बनाना, यानी कि जो वर्चुअल एक एनवायरमेंट होता है उसमें समझना, उसको पढ़ाने में, उसमें पढ़ाने में सामाजिक कौशल विकसित करने में काफी ज्यादा चुनौतियां आती हैं। अब स्क्रीन टाइम की अगर हम बात करते हैं, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आंखें सब काफी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे, जूम पे क्लास लेंगे तो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो अत्यधिक स्क्रीन टाइम में बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि जो उनकी हेल्थ है वो खराब हो जाती है। लंबे समय तक स्क्रीन एक्सपोजर, यानी कि स्क्रीन के सामने आने से उनके नकारात्मक प्रभावों को रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो ऑफलाइन गतिविधियां होती हैं वहाँ पे फायदा होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा होता है यहाँ पे, यानी कि स्क्रीन टाइम से हमारी जो हेल्थ होती है वो खराब होती है, बच्चों की हेल्थ खराब होती है। गोपनीयता और सुरक्षा, यानी कि जो डेटा होता है स्टूडेंट्स से रिलेटेड वो भी वहाँ पे खतरे में पड़ जाता है ऑनलाइन एक्टिविटीज के, जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें। तो व्हाट्सएप और जूम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और ऑनलाइन इंटरेक्शन की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि रहता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जितना डेटा उनका वो सिक्योर रहे और उनकी जो प्राइवेसी है वो लीक ना हो पाए।
इसमें भी हम निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं कि व्हाट्सएप और जूम प्राथमिक विद्यालयों में दूरस्थ शिक्षण और सीखने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षकों को तकनीकी बाधाओं, डिजिटल साक्षरता, ध्यान अवधि, सामाजिक संपर्क, स्क्रीन समय और गोपनीयता संबंधी चिंताओं जैसी चुनौती से निपटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है सशुल्क खबर यानी कि पेड न्यूज और एडवर्टोरियल क्या होते हैं और उनके बारे में जानना क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है। अब जो पेड न्यूज होती है उसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। पेड न्यूज यानी कि जो पैसा देकर जो न्यूज चलवाई जाती है, ठीक है, तो वो होती है पेड न्यूज। एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं, एक कंपनी है ए और एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है बी, ठीक है, यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तो ए कंपनी है, वहां पर उसकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, तो उसकी वजह से वहां पर 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसकी खबर जनता तक पहुंचाए कि यहाँ पर क्या क्या घटना घटित हुई थी। लेकिन इस कंपनी ने ये करा कि जो मीडिया हाउस थी उसको कुछ पैसा दे दिया और ये जो 100 लोगों की खबर थी उसको दबा दिया, और यहाँ पे ये कहा कि सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु हुई है और उनको मुनाफा मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने जो असली जानकारी थी उसको दबा दिया और पैसा देकर जो जानकारी दिखाई थी वो होती है सशुल्क खबर यानी कि पेड न्यूज वो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो पेड न्यूज ऐसी समाचार सामग्री है, ठीक है, जो नकारात्मक जानकारी के दमन के बदले यानी कि जो नकारात्मक जानकारी आती है उसको दमन दमन किया जाता है, उसका खत्म, उसको रोक दिया जाता है। तो उसके बदले पत्रकारों या फिर जो मीडिया हाउसेज होते हैं उनको पैसा मिलता है, उनको भुगतान मिलता है कंपनी के द्वारा। तो यह पत्रकारिता की अखंडता और निष्पक्षता से समझौता करती है, यानी कि जो उसकी निष्पक्ष भूमिका होती है उसको खत्म कर देती है, क्योंकि समाचार को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो निष्पक्ष रूप से आए हमारे पास, किसी का उसमें पक्ष ना हो, किसी का उसमें विरोध ना हो, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो हम तक पहुंचने चाहिए, समाज तक पहुंचने चाहिए, तो वो होती है निष्पक्ष जानकारी। अब समझ गए पेड न्यूज क्या होती है। अब हम बात करते हैं एडवर्टोरियल की। एडवर्टोरियल क्या होते हैं, आपको 2 वर्ड दिख रहे होंगे, एक है एडवर्ट और दूसरा है टोरियल। इन ये जो शब्द है वो कैसे बना है, एक बना है एडवर्टीजमेंट और दूसरा है एडिटोरियल, ठीक है। तो एडिटोरियल में क्या होता है कि जो भी संपादक होते हैं वो अपने विचार लिखते हैं या फिर जो जनता होती है अपना पत्र भेजती है तो उनको उस समाचार पत्र में शामिल किया जाता है, या फिर जो न्यूज होती है वो उसके अंदर आती है। एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, विज्ञापन क्या होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की के बारे में उसका प्रचार करना वो एडवर्टीजमेंट में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूज के रूप में उसका प्रचार करना जिससे कि जनता तक वो प्रत्यक्ष रूप में ना पहुंच पाए, ठीक है, तो वो होता है एडवर्टोरियल। जैसे यहाँ पे भी अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं तो कंपनी एक है ए, ठीक है, दूसरा मीडिया हाउस है जिसका नाम है बी। अब यहाँ पर कंपनी ए का प्रोडक्ट है जिसमें वो हम बात कर सकते हैं एक दवाई बेचता है, बीपी की दवाई, ठीक है। अब जो मीडिया का एक संपादक है वो एक एडिटोरियल लिखता है कि समाज में जो बीपी की बीमारी फैल रही है, ठीक है, जो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चुनौती आ रही है उसमें, तो उस पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। और उसी में उसके बारे में जानकारी देते वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर आ जाएगा कि इस कंपनी की दवाई काफी ज्यादा अच्छी होती है। यानी कि एक तरह से उसने अपनी न्यूज भी दे दी और दूसरी तरफ उस कंपनी का प्रोडक्शन का एडवर्टीजमेंट हो गया, उसका प्रचार हो गया। तो दोनों का फायदा हो गया, कंपनी का तो प्रचार हो गया और कंपनी ने मीडिया को पैसा दे दिया तो मीडिया का भी फायदा हो गया। तो ये एडवर्टोरियल होते हैं, ठीक है। फिर जो संपादकीय सामग्री से मिलते जुलते डिजाइन किए गए विज्ञापन है वो एडवर्टोरियल कहलाते हैं। तो उन्हें अक्सर नियमित समाचार लेखों के समान प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो न्यूज आती है हमारे सामने हमारे न्यूज़पेपर में उसके समान प्रारूप में उसके साथ में उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये विज्ञापन दाता यानी कि जो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं उनके द्वारा उनका उनका पैसा दिया जाता है, भुगतान किया जाता है और उनको कंट्रोल किया जाता है किस तरीके से हमारे बारे में आप क्या अपने अखबार में लिखोगे, वो उन चीजों पर सारा का सारा कंट्रोल कंपनी का रहता है। यह पाठकों को विश्वास दिलाने में गुमराह कर सकता है कि वे निष्पक्ष समाचार का उपभोग कर रहे हैं। यानी कि जब उसने एक अपने विचार लिख दिए कि इस कंपनी की दवाई ऐसी होती है, तो जो जनता है, जो समाज है, वो उस पर भरोसा कर सकता है कि हम एक निष्पक्ष समाचार या फिर जो निष्पक्ष जानकारी हम उसका उपभोग कर रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं। जबकि वास्तव में क्या होता है, उन्हें प्रचार सामग्री के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में क्या है, उस कंपनी के प्रचार के रूप में वो सारी सारी चीजें हम तक पहुंच रही हैं। तो ये होता है सारा का सारा एडिटोरियल का खेल। अब इसके बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये पारदर्शिता को दिखाता है। अगर हमें इसके बारे में पता है तो हमें ये पता चलेगा कि
कौन सा न्यूज़पेपर कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना पारदर्शी है। तो उपभोक्ताओं को वास्तविक जो वास्तविक सामग्री होती है, यानी कि जो वास्तविक न्यूज़ होती है, जो रियल न्यूज़ होती है, उसके और पेड जो जितनी भी न्यूज़ होती है उनके बीच में अंतर करने की अनुमति मिलती है इसके माध्यम से, अगर हमें इसके बारे में पता है। तो दर्शकों के बीच में विश्वास और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए मीडिया में पारदर्शिता आवश्यक है। मीडिया को ये बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए कौन सी न्यूज़ पेड है और कौन सी न्यूज़ अनपेड है, कौन से मुद्दे हैं समाज में वो असली अ, अपनी भूमिका रखते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बातचीत होनी चाहिए। दूसरा है मीडिया साक्षरता को दिखाता है ये कि मीडिया में सशुल्क सामग्री की उपस्थिति को समझने से व्यक्तियों को कौशल और मीडिया साक्षरता विकसित करने में मदद मिलती है। यानी कि अगर लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता है कि पेड न्यूज़ क्या होती है, अनपेड क्या होती है, तो डिजिटल जो लिटरेसी होती है तो वो हमें देखने को मिलती है, उसको विकसित करने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार की सामग्री के बीच अंतर करने में सक्षम होने से पाठकों को उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी के बारे में सूचित निर्णय का अधिकार मिलता है। यानी कि हमारे पास जो भी न्यूज़ आ रही है, जो सामग्री आ रही है, अगर हम उसमें अंतर कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें सक्षम है, तो हमारे द्वारा क्या हम उपभोग कर रहे हैं जो भी जानकारी, तो हम उसमें कोई भी निर्णय ले सकते हैं। हमारे पास ये हमें अधिकार मिलता है अगर हमें सारी सारी चीजें पता है। फिर एक नैतिक विचार निकल कर आता है। पेड न्यूज और एडवर्टोरियल के बारे में जागरूकता पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अखंडता के बारे में नैतिक प्रश्न बनाती है। ये सार्वजनिक हित को बनाए रखने में पत्रकारिता की नैतिकता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालता है। अगर हमें पेड और एडिटोरियल के बारे में पता है, पेड न्यूज के बारे में पता है, सशुल्क खबर के बारे में पता है, तो हम मीडिया को उसकी जवाबदेही, उसके कर्तव्यों के बारे में, उसकी सत्यनिष्ठा के बारे में हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो नैतिक विचार है वो भी उठकर आता है। लोकतंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता है, अगर हम जागरूक हैं, पेड न्यूज़ क्या है, एडवर्टोरियल क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो जानकारी है होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। पेड न्यूज़ चर्चा को विकृत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकते हैं, यानी कि उसको खराब कर सकते हैं। इसके बारे में जागरूक होकर नागरिक मीडिया जवाबदेही तय कर सकते हैं और गलत सूचना और प्रसार से निपटने के प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। यानी कि जो भी सामग्री, जो भी न्यूज़ हम ले रहे हैं, क्या वो सच्ची है या गलत है, ठीक है, उसका जो प्रचार हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उससे निपटने के अलग अलग तरह के जो प्रयास होते हैं वो जनता कर सकती है। उपभोक्ता संरक्षण होता है, तो उपभोक्ताओं के जानने का अधिकार है कि उन्हें भुगतान की गई सामग्री कब प्रस्तुत की जा रही है, यानी कौन कौन सी सामग्री है वो उन्हें भुगतान के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जो जो मीडिया हाउस ने पैसे लेकर उन तक पहुंचा रहे हैं। पेड न्यूज और एडवर्टोरियल के बारे में पारदर्शिता उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं से बचाने में मदद करती है। यानी कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी है न्यूज़पेपर वालों में और जितनी पब्लिक है उसके बीच में, तो अलग अलग तरह की जो भ्रामक खबरें आती हैं, भ्रामक जो विज्ञापन आते हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं, जो समाज है वो बच सकता है। अब निष्कर्ष में हम इसमें लिख सकते हैं कि पारदर्शिता को बढ़ाने, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देने, पत्रकारिता नैतिकता को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पेड न्यूज और एडवर्टोरियल को समझना महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है लोकतंत्र के लिए जाली खबर, यानी कि जो फेक न्यूज होती है वो एक गंभीर चुनौती है। किस तरीके से है, तो उसके बारे में बताना है। तो फर्जी खबरें यानी कि जाली न्यूज सूचना की अखंडता को कमजोर करने, यानी कि जो वास्तविक सूचना होती है उसको कमजोर करती है। संस्थानों में विश्वास को कम करने, अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको, उनके में जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है उसको कम करती है। और सार्वजनिक चर्चा को विकृत करने, यानी कि जो पब्लिक में चर्चा होती है, कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण है, उसको कमजोर करके लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने का काम करती है फेक न्यूज। अब इसमें क्या होता है, जनता की राय में हेरफेर हो जाता है अगर फेक न्यूज समाज में फैल रही है तो। लोगों के विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए झूठी जानकारी फैलाकर जनता की राय में हेरफेर कर सकती है। यह विभाजनकारी व्याख्यानों को बढ़ाकर समाजों का ध्रुवीकरण कर सकती है। यानी कि कुछ ऐसी फेक न्यूज़ फैलती हैं जो एक समाज को टारगेट करके कर सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए, कोई एक अखबार है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, तो उसकी जो न्यूज़ आएंगी ना उसमें कुछ सारी ऐसी फेक न्यूज़ भी आएंगी, और इससे क्या होगा, समाज का ध्रुवीकरण होगा। जो समाज है वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के जितने विचार होते हैं उनके लिए ज़्यादा बात करेगा। तो इस तरह से जनता की जो राय होती है उसमें भी हेर फेर या फिर जो बदलाव होता है वो देखने को मिलता है। संस्थानों में विश्वास का क्षरण, यानी कि उसमें कमी आती है। तो फर्जी खबरों का प्रसारण पारंपरिक मीडिया, सरकारी संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास को कम करता है। जैसे अभी के लिए हम बात कर सकते हैं, एक फेक न्यूज चलती है कि जो ईवीएम होती है उसको हैक किया जाता है।
वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक फेक न्यूज चलाई जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो चुनाव आयोग है उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर खतरा रहता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसमें भी विश्वास कम होता जाता है पब्लिक का। ठीक है, तो इस तरीके से जो फेक न्यूज़ होती हैं वो विश्वास को कम करती हैं। जब लोग विश्वसनीय जानकारी और झूठ के बीच अंतर नहीं कर पाते, यानी कि उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो वे नागरिक जीवन में भाग लेने के प्रति निंदक, विमुख और उदासीन हो जाते हैं। यानी कि लोगों को फिर उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर लोगों को लगता है कि ईवीएम हैक हो जाती है तो वो वोट देने ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जो लोकतंत्र का जो पर्व होता है जिसको चुनाव बोला जाता है उससे विमुख हो जाते हैं, उसमें भागीदारी नहीं दिखाते हैं अपनी। लोकतांत्रिक चुनावों को कमजोर करना एक एग्जाम्पल यही था। ठीक है, तो पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में गलत सूचना फैलाकर, यही कि ईवीएम हैक हो जाती है, चुनाव आयोग बिका हुआ है। ठीक है, तो ये चुनावी प्रक्रिया होती है उसके बारे में फेक न्यूज फैलाकर जो चुनाव होते हैं उनकी अखंडता यानी कि उसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है फेक न्यूज। मतदान को दबाने, भ्रम पैदा करने या चुनावी परिणामों को अवैध बनाने के लिए दुष्प्रचार यानी कि जो फेक कैंपेन होते हैं वो चलाकर लोकतांत्रिक प्रणालियों को अस्थिर यानी कि उनको कमजोर कर सकती हैं। अब सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। इसको एग्जाम्पल के लिए से समझते हैं, कोई न्यूज़पेपर है जो कांग्रेस की तरफ से न्यूज निकालता है, कोई न्यूज़पेपर ऐसा जो बीजेपी की तरफ से न्यूज निकालता है। अब जिसकी जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उसका ध्रुवीकरण ज्यादा होगा। अगर बीजेपी वाले के ज्यादा सपोर्टर है समाज में तो जो न्यूज़पेपर निकल कर आएगा उसमें उसमें सारी की सारी बीजेपी की न्यूज होगी, जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण बढ़ेगा। तो फर्जी खबरें अक्सर समाज के भीतर मौजूदा पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और विभाजन को मजबूत करती हैं। यानी कि जो विभाजन होता है विचारधारा के आधार पर होता है, राजनीतिक दल के आधार पर होता है। सनसनी की सामग्री के साथ विशिष्ट समूह को लक्षित करके यानी कि एक ग्रुप को टारगेट करके सारी की सारी खबरों को लेकर आना, उनसे संबंधित फर्जी खबरों को लेकर बताना, तो ये सामाजिक एकजुटता को कमजोर करती है। अब इससे क्या होता है, स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को भी खतरा आता है। तो स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाओं के बारे में ये जो फेक न्यूज होती है वो चिंता पैदा करती है। गलत जानकारी का प्रसार व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और हिंसा भड़का सकता है। अब जैसे आज के टाइम पे डिजिटल मीडिया के टाइम पे ये चलता आ रहा है कि कोई भी नेता होता है तो उसकी 30 सेकंड की क्लिप काट कर उसको वायरल करवा देते हैं। तो इससे जो नेता की जो डिग्निटी होती है, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, उसका मान सम्मान होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। और सिर्फ 30 मिनट की क्लिप की वजह से एक वायलेंस क्रिएट हो सकती है, हिंसा भी भड़क सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। स्वतंत्र भाषण अधिकारों की सुरक्षा के लिए फर्जी खबरों को नियंत्रित करना लोकतांत्रिक समाजों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, उसके लिए चैलेंजेस रहते हैं। अब नीतिगत बहसों में गलत सूचना, आपने देखा होगा जब हमारे आसपास कई सारे लोग डिबेट करते हैं तो वो कुछ ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जो गलत न्यूज फैलाते हैं और अपने तर्कों में भी उन चीजों को शामिल करते हैं। तो गलत सूचना इससे प्रसारित होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों में के बारे में गलत सूचना नीतिगत बहसों को विकृत यानी कि उसको खराब कर सकती है। गलत जानकारी से सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां यानी कि सबूतों की कमियां और समाधान विकसित करना मुश्किल हो जाता है। अब लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा कैसे पैदा होता है, तो सच्चाई, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी जैसी बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है। न्यूज का मेन काम क्या होता है, सच्चाई को दिखाना, जो समाज होता है उसमें पारदर्शिता लेकर आना, अपने जितने भी कर्तव्य होते हैं उसके प्रति जवाबदेह रहना। ठीक है, तो ये चीजें फेक न्यूज में नहीं आती हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं दिखाती हैं। ठीक है, सच्चाई इसमें नहीं दिखाई जाती है। तो इससे क्या होता है, ये सारे सारे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं। जब गलत सूचना अनियंत्रित रूप से यानी कि अनकंट्रोल तरीके से फैलती है तो ये लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकती है और सत्तावाद, हेरफेर और शोषण का द्वार खोलती है। यानी कि जब किसी समुदाय के बारे में न्यूज आती है, ठीक है, तो वहां पर दंगे भड़क जाते हैं, लोकतंत्र की जो नींव होती है कमजोर हो जाती है, समाज में असमानता फैलने लगती है और जो विचार होते हैं उनका हेरफेर होने लगता है, लोगों के साथ शोषण शुरू हो जाता है। अब निष्कर्ष के तो में हम इसमें लिख सकते हैं कि जो फर्जी खबरें होती हैं जनता की राय में हेरफेर करके, संस्थानों विश्वास को कम करके, लोकतांत्रिक चुनावों को कमजोर करके, सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देकर, स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर, नीतिगत बहसों को विकृत करके और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करके लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है मीडिया साक्षरता क्या है, यानी कि मीडिया लिटरेसी क्या होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, यानी कि उसके क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से तत्व उसमें शामिल होते हैं, वो बताना है। तो मीडिया लिटरेसी की हम बात करते हैं
तो इसमें क्या होता है कि मीडिया के बारे में जो जागरूकता होती है वो जनता तक होनी चाहिए। किस तरीके से उसको एनालाइज करना, जो भी मीडिया न्यूज़ दे रही है उसको समझना है, ठीक है, उसके बारे में बहस करनी है, तर्क वितर्क करने, तो सारी सारी मीडिया साक्षरता के अंदर आता है। ओवरऑल क्या होता है, मीडिया के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनके आसपास में हमें रहना पड़ता है और उसके बारे में जागरूक रहना पड़ता है, वही सारे का सारा मीडिया साक्षरता या फिर मीडिया लिटरेसी कहलाती है। तो मीडिया सामग्री को विभिन्न रूपों में प्रभावी ढंग से उपयोग करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता से है। यानी कि जो भी न्यूज़ हमारे पास आ रही है, सामग्री हमारे पास आ रही है, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास, हम उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, उसको एनालाइज करें और उसका मूल्यांकन करें। अब एनालाइज करके हम ये देख सकते हैं कि क्या वो न्यूज़ असली है या फिर नकली है। हम उसको 2-3 तरीकों से वेरीफाई कर सकते हैं, उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कमी हमें देखने को मिलती है तो हम सुझाव दे सकते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें होती हैं, मीडिया लिटरेसी कहलाती हैं। इसमें कौशल, दक्षता और ज्ञान की एक श्रृंखला शामिल होती है, यानी कि एक रेंज होती है जिसमें हमारा ज्ञान, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी स्किल्स शामिल होती हैं, जो व्यक्तियों को मीडिया संदेशों के साथ गंभीर रूप से जुड़ने और साझा की गई जानकारी के बारे में निर्णय लेने के में सक्षम बनाती है। ओवरऑल क्या चीज़ है, हमारी ज्ञान, हमारी क्षमताएं इसमें शामिल होती है, हमारे कौशल शामिल होते हैं, जो जितनी भी हमें न्यूज़ मिल रही है, संदेश मिल रहे हैं, तो उससे हम जुड़ सकें और उसको शेयर कर सकें। ठीक है, तो इसमें इसके लिए इससे संबंधित जो भी निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी मीडिया साक्षरता के अंदर आती हैं। अब इसके क्या क्या तत्व शामिल होते हैं, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, उनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले पहुंच, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मीडिया तक पहुंच पा रहा है, उसके न्यूज़ को समझ पा रहा है, तो वो मीडिया कंपोनेंट का एक उदाहरण, मीडिया साक्षरता का एक उदाहरण होता है। तो मीडिया साक्षरता में पारंपरिक मीडिया, यानी कि जो पुराने टाइम से मीडिया चली आ रही है, जिसमें समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, ये होती है पारंपरिक मीडिया, और डिजिटल मीडिया जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग सेवाएं सहित मीडिया स्रोतों और प्लेटफॉर्मों की एक विशेष श्रृंखला तक पहुंचने की क्षमता शामिल है। यानी कि मीडिया लिटरेसी हम कैसे कह सकते हैं, अगर सभी व्यक्ति उन तक पहुंच पा रहे हैं, अलग अलग तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मीडिया स्रोत होते हैं, उन तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो मीडिया साक्षर है। अब बात करते हैं विश्लेषण के बारे में। विश्लेषण क्या होता है कि एनालाइज करना, चीजों को एनालाइज करना, उसको वेरीफाई करना। मीडिया साक्षरता में पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादिता और गलत सूचनाओं की पहचान करने सहित, यानी कि अलग अलग तरह की जो फेक न्यूज़ आती हैं उनको वेरीफाई कर लेना, पूर्वाग्रह जो पुराने टाइम से विचार चले आ रहे हैं उनको खत्म करने में, जो अलग अलग तरह की जो विचारधाराएं, पारंपरिक विचारधाराएं चले आ रही हैं, उनको पहचान करने सहित मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता शामिल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से उसको विश्लेषण कर सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मीडिया साक्षर है। अब मूल्यांकन कैसे होता है, मीडिया साक्षरता में मीडिया सामग्री और स्रोतों की विश्वसनीयता और का मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेकली टाइप हो गया 2-3 बार। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन शामिल होता है। जो भी हमें न्यूज़ आ रही है और जिस स्रोत से आ रही है, किस सोर्सेस से आ रही है न्यूज़, तो उसमें विश्वसनीयता होती है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है मीडिया साक्षर के द्वारा। मूल्यांकन कौशल व्यक्तियों को जानकारी की सटीकता और का आकलन करने में मदद करते हैं, यानी कि कोई भी जानकारी कितनी सच्ची है, कितनी सटीक है, तो वो हमें इससे पता चल जाता है। आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है जो मीडिया साक्षरता होती है वो। तो यह व्यक्तियों को मीडिया प्रतिनिधित्व, यानी कि कौन कौन उसमें शामिल है, कौन सा व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी व्याख्या कौन कर रहा है और किस तर्क पर ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं, किस तर्क पर, उस विषय पर, उस मुद्दे पर, उस सामाजिक समस्या पर व्याख्या दी जा रही है, उन पर सवाल उठाने, उनको चुनौती देने में सक्षम बनाया जाता है। यानी कि आलोचनात्मक सोच इसमें विकसित हो जाती है। तो आलोचनात्मक विचारक मीडिया सामग्री को संदेह, जिज्ञासा और कई दृष्टिकोणों की जांच करने की इच्छा के साथ देखते हैं। ये अगर कोई व्यक्ति है, अगर उस वो सीधे सीधे किसी बात को नहीं मान रहा, उस पर संदेह कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें आलोचनात्मक सोच विकसित हो रही है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है। तो उसके अंदर हर चीज को जानने की जिज्ञासा हो रही है, हर चीज को जानना चाहता है, अलग अलग तरह की दृष्टिकोण से उसकी जांच करता है। तो ये सारी की सारी जो इच्छाएं होती है वो हम देख सकते हैं, वो आलोचनात्मक सोच के अंदर आती हैं। अब प्रासंगिक समझ, यानी कि कोई रेलेवेंस, जो भी चीजें आ रही हैं हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो मीडिया साक्षरता के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक समझ की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको जो सामाजिक जानकारी है, सांस्कृतिक जानकारी है, ऐतिहासिक समझ है, आर्थिक समझ है, तो हम कह सकते हैं कि वो मीडिया में साक्षर है, उसको मीडिया की जितनी सारी की सारी चीजें होती हैं वो पता होती हैं।
प्रासंगिक ज्ञान व्यक्तियों को सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर मीडिया संदेशों की व्याख्या करने में मदद मिलता है। यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण होते हैं, उनके बीच में, उनके दायरे में रहकर हम मीडिया की जो सामग्री होती है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। मीडिया नागरिकता की क्या होती है, इसमें होता है जो अलग अलग लोग होते हैं वो मीडिया में भागीदारी करें, उसकी नागरिकता प्राप्त करें। तो मीडिया साक्षरता व्यक्तियों को लोकतांत्रिक समाज में सूचित प्रतिभागियों के रूप में, यानी कि एक अवेयर नागरिक के रूप में मीडिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसको एक मुद्दा बनाना, मीडिया तक उसको पहुंचाना, जिससे कि मीडिया उस चीज को कवर करे। तो ये होती है अवेयरनेस मीडिया नागरिकता के रूप में। मीडिया नागरिकता, मीडिया विविधता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं, यानी कि समाज में ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं। जो विविधता होती है उसका सम्मान किया जाता है, अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनके दृष्टिकोणों को सम्मानित किया जाता है, उनके जो कर्तव्य होते हैं उनके प्रति जवाबदेही रखा जाता है और सामाजिक न्याय की बात की जाती है मीडिया के द्वारा। अब नैतिक विचार इसमें किस तरीके से विकसित होता है, तो मीडिया उत्पादन वितरण से संबंधित नैतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता शामिल रहती है। इसके अंदर व्यक्तियों को गोपनीयता संबंधी चिंताओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों और मीडिया प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी नैतिक दुविधाओं से निपटने में मदद करती है। अब गोपनीयता संबंधी कुछ चिंताएं आती हैं। ये मीडिया का दायित्व होता है कि जो उन तक खबर पहुंचा रहा है तो उसकी जितनी भी प्राइवेसी है वो लीक ना की जाए। जितने भी कंटेंट, जो वर्चुअली कंटेंट होता है उस पर अधिकार होता है। ठीक है, तो ये कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं जो कि वो मीडिया उसको ना चुराए, जो मीडिया में जितने भी कार्य करता है वो उन चीज़ों को अच्छे से यूज करें। ठीक है, तो उन जो टेक्नोलॉजी होती है उनका उपयोग अच्छी तरीके से किया जाए, जिससे कि जो दुविधाएं होती है उनको खत्म किया जा सके। अब इसमें भी निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं कि मीडिया साक्षरता में कौशल, दक्षता और ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो व्यक्तियों को मीडिया सामग्री के साथ जुड़ने, समाज पर इसके प्रभाव को समझने और सूचित जिम्मेदारी नागरिकों के रूप में मीडिया वातावरण में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। ओवरऑल क्या होता है कि हम, यानी कि जो नागरिक होते हैं वो सूचित जिम्मेदार, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल, एक अवेयर नागरिक के रूप में मीडिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये होता है मीडिया साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा में समाचार की विषय वस्तु को उपयोग में लाने के क्या क्या फायदे हैं, यानी कि अगर हम एजुकेशन में पढ़ाते समय समाचार को यूज करते हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है उनको यूज करते हैं, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। तो शिक्षा में समाचार पाठों का उपयोग आलोचनात्मक सोच, यानी कि चिंतन को विकसित करता है, मीडिया साक्षरता को प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है और जागरूकता को बढ़ाने का काम करता है। यह छात्रों को वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़ता है, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है, यानी कि एक दूसरे से ज्यादा जुड़ पाते हैं, और भाषा कौशल को विकसित करता है। अब अगर हम उसको यूज करते हैं, यानी कि जो समाचार की जो विषय वस्तु होती है, न्यूज को हम अगर एजुकेशन में यूज करते हैं तो एक रेलेवेंस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो समाज तक, बच्चों तक पहुंच पाती है। तो समाचार पाठ समसामयिक घटनाओं के लिए, यानी कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके लिए प्रासंगिक होते हैं। ठीक है, प्रासंगिक का मतलब क्या होता है कि रेलेवेंस होते हैं, हमारे समाज में जो चीजें चल रही हैं क्या वो आज के टाइम पे सही है, गलत है। ठीक है, तो वो प्रासंगिक होते हैं, तो वो ये छात्रों के लिए आकर्षण और प्रासंगिकता बनाते हैं। कक्षा में सीखने को वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़कर व्यवहारिक अनुप्रयोगों को देखने में मदद करते हैं, यानी कि बाहर कक्षा के बाहर क्या चल रहा है तो उन चीजों को कक्षा में जो हम पढ़ा रहे हैं उससे जोड़कर हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों के अंदर आलोचनात्मक सोच को विकसित किया जाता है। विश्लेषण करने के लिए आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है, जैसे श्रोता का मूल्यांकन करना, पूर्वाग्रहों की पहचान करना और तथ्यों को समझना। आलोचनात्मक सोच का मतलब यही होता है कि हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको पहचान सकें और उसको हल कर सकें, जो भी न्यूज हम तक आ रही है हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये होता है आलोचनात्मक सोच होती है, बच्चों के अंदर विकसित होती है अगर हम एजुकेशन के अंदर न्यूज को शामिल करते हैं। तो समाचार लेखों से जुड़ने से छात्रों को अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने और समझदार उपभोक्ता बनने में मदद मिलती है, यानी कि बनी बनाई चीजों में विश्वास न करके अच्छी तरीके से चीजों को समझ कर, एनालाइज कर हम उसमें ये सारी की सारी चीजें मदद कर सकती हैं। मीडिया साक्षरता को प्रमोट करता है, यानी कि जो मीडिया लिटरेसी है उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। डिजिटल युग में मीडिया साक्षरता तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, यानी ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। शिक्षा में समाचार पाठकों को एक एकीकृत करने से छात्रों को अधिक सूचना और जिम्मेदार मीडिया उपभोक्ता बनने में मदद मिलती है। अब वैश्विक जागरूकता इससे बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राजनीति,
अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक सहित जितने भी विषय होते हैं उनकी एक श्रृंखला को कवर करता है। और लोग जो बच्चे होते हैं उनको जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज होती है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक में क्या है, जीडीपी का हाल क्या है, बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, अलग अलग संस्कृतियों में क्या क्या चल रहा है, कौन से त्योहार मनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं सारी की सारी बच्चों तक पहुंच जाती है, बच्चे इस चीज को लेकर अवेयर रहते हैं। दुनिया के संपर्क में आने से छात्रों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य विकसित करने और वैश्विक मुद्दों के अंतर संबंध को समझने में मदद मिलती है। यानी कि विश्व में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उन चीजों को विकसित करने में मदद मिलती है। और इन सारी की सारी चीजें जो फैल रही हैं, ठीक है, जितनी भी समस्याएं फैल रही हैं उन चीजों में क्या क्या रिलेशन है, उन चीजों को समझने में भी मदद करती है न्यूज हमारी। अब फिर नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक न्याय और घटनाओं के बारे में चर्चा को बढ़ावा दे सकती है, और समाचार लेखों से जुड़ने से छात्रों को सूचित और सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब भाषा कौशल बच्चों के अंदर विकसित होता है। समाचार पाठ पढ़ने से जो छात्र होते हैं उनको शब्दावली यानी कि वोकेबुलरी, उनकी अंडरस्टैंडिंग और आलोचनात्मक पढ़ने की जो क्षमताएं होती हैं वो विकसित होती हैं। तो अपनी भाषा कौशल विकसित करने में मदद मिलती है इन बच्चों को, जिससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लेखन शैलियों के संपर्क में आने से छात्रों के लेखन कौशल और संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसमें वृद्धि होती है। अप्रामाणिक शिक्षा, जो समाचार कंटेंट होता है यानी कि जो न्यूज कंटेंट होता है वो प्रामाणिक शिक्षण अनुभव प्रदान करता है, जो वास्तविक दुनिया की जटिलता और विविधता को दर्शाता है। प्रामाणिक जो पाठों से छात्रों में समस्या समाधान कौशल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, क्रिएटिविटी आती है, और जो कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने में लचीलापन विकसित होता है। अब इसमें निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं, शिक्षा में समाचार पाठों का उपयोग करने से प्रासंगिकता, आलोचनात्मक सोच विकास, मीडिया साक्षरता कौशल निर्माण, वैश्विक जागरूकता, नागरिक सहभागिता संवर्धन, भाषा कौशल, मल्टीमीडिया एकीकरण और प्रामाणिक शिक्षण अनुभव सहित कई लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है, विवरण दें कि अखबार कैसे शुरू हुए और जानकारी का महत्वपूर्ण साधन बन गए। यानी कि सोर्स जो होता है एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया हमारी न्यूज के लिए, ठीक है। तो इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई एक बार उसको देखते हैं। समाचार पत्रों का एक समृद्ध इतिहास है, यानी कि बहुत लंबा इतिहास है जो सदियों पुराना है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। इसमें सूचना, मनोरंजन और राय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ये विकसित हुआ है। यानी कि समाज में इंफॉर्मेशन फैलाने का काम करता है, एंटरटेनमेंट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और समाज में जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनकी राय को जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत ये बन गया है। अब अगर हम इसकी प्रारंभिक उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, यानी कि इनिशियली डेज में कैसे स्टार्ट हुआ था, तो समाचार पत्रों की शुरुआत विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में हमें देखने को मिलती है। जैसे हम बात कर सकते हैं रोम की, तो वहां पर क्या होता था, जो नागरिक होते थे उनको घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक एक्टा नामक हस्तलिखित समाचार पत्र था वो दिया जाता था। यानी कि एक्टा क्या था, पहला समाचार पत्र था जो हाथों से लिखा गया था, और जो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, रोम में। वहां पर लोगों को इस पर ही लिखकर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी, मुद्दे होते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता था। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, जो प्रारंभिक उदाहरण जितने भी होते हैं वो प्राचीन रोम में एक्टा डिओर्ना और मध्ययुगीन यूरोप के जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं वो शामिल होते हैं इन उदाहरणों में। अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, यानी कि जब अखबार छपने लगे, तो 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो उसने समाचार पत्रों के उत्पादन में क्रांति ला दी थी। यानी कि समाचार पत्रों का जो उत्पादन था वो बहुत तीव्र गति से होने लगा था 15वीं शताब्दी में, जब जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। मुद्रण प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी मात्रा में और कम लागत पर समाचार पत्र तैयार करना संभव बना दिया था। यानी कि जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी, चीजों को प्रिंट किया जाने लगा, तो एक बड़ी मात्रा में यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और कम पैसा लगाकर हम समाचार पत्र तैयार कर सकते थे, ये पॉसिबल हो चुका था। अब इससे क्या हुआ, व्यापक वितरण होने लगा, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों तक ये पहुंचने लगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें संभव हो पाई थी। अब जो प्रारंभिक समाचार पत्र आए थे, जो वर्तमान में हमें जिसका स्वरूप देखने को मिलता है, तो पहला सच्चा समाचार पत्र 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, यानी कि उभरा था। तो इसमें जो इंग्लैंड था उसमें द लंदन गजट निकल के आया था 1665 के अंदर, और अमेरिका में द ऑक्सफोर्ड गजट आया था वो भी 1665 में, ठीक है। तो ये कुछ
स्टार्ट हुए थे, जिनको पहले सच्चे समाचार पत्र कहा जाता है। ये समाचार पत्र आधिकारिक सरकारी घोषणाएं, आदेश प्रकाशित करने का काम करते थे। यानी कि सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं निकल कर आती थी, जितनी भी सरकार आदेश दिया करती थी, ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी उनको ये दिखाती थी। अब जो पत्र थे, समाचार पत्र थे, उनका व्यवसायीकरण होना शुरू हो गया, यानी कि वो कमर्शलाइज होने लगे। फिर इनका विस्तार शुरू हो गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाचार पत्र व्यावसायिक रूप से संचालित होने लगे, यानी कमर्शियल रूप से चलने लगे, जिससे समाचार पत्र मनोरंजन जिससे समाचार, मनोरंजन और विज्ञापनों की पूर्ति की गई। यानी कि अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन दिखाए जाने लगे, लोगों का मनोरंजन किया जाने लगा और लोगों तक जानकारी को पहुंचाया जाने लगा। मुद्रण प्रौद्योगिकी, परिवहन और संचार में प्रगति ने समाचार पत्रों के विस्तार को बढ़ावा दिया, यानी कि दूर दूर तक ये भी जाने लगे, जिससे कि समाचार पत्र का प्रसार होने लगा। अब बीच में इसी में पक्षपातपूर्ण प्रेस आने लगा, यानी कि जो मीडिया हाउसेस थे उस टाइम के, वो पक्षपात करने लगे, किसी का पक्ष लेते थे, उसके विपक्ष में ज्यादा बोलते थे, यानी भेदभाव स्टार्ट हो गया था। समाचार पत्र तेजी से पक्षपातपूर्ण हो गए, यानी कि किसी एक के फेवर में हो गए थे। जानकारी, जो राजनीतिक दल थे और वैचारिक आंदोलन थे, उनके साथ जुड़ गए थे। कुछ जैसे राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं और जिस मीडिया हाउस का संचालन किया जा रहा है, तो उनकी विचारधाराएं सेम हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र जनमत को आकार देने में, यानी कि उसको परिवर्तित करता है, मतदाताओं को संगठित करने और परिवर्तन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत को आकार देने में कैसे वो करता है, आकार देता है, उसमें भूमिका निभाता है। जैसे कोई न्यूज मीडिया हाउस है, न्यूज़पेपर है, वो अगर माइनॉरिटी से संबंधित जितने न्यूज है उनको निकालेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा, तो जितने मतदाता हैं वो ज्यादा से ज्यादा उस पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पक्षपातपूर्ण होते जा रहे हैं। अब इसमें तकनीकी प्रगति आती है, तो ये भी मीडिया की जो पूरी की पूरी स्टार्टिंग है उसको प्रभावित करती है। मुद्रण, दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति देखी है, जिससे क्या होता है, समाचार पत्र उद्योग को बदलकर रख दिया है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मुद्रण तकनीकी आई थी, जिससे क्या हुआ था कि जो मुद्रण था, यानी कि जो अखबार थे, वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में और कम लागत में छपने लगे थे। दूरसंचार में क्या हुआ कि जो अखबार थे वो दूर दूर जगह तक पहुंचने लगे थे, सुदूर क्षेत्रों में भी जाने लगे थे। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिसकी वजह से टीवी आ गया था और समाचार पत्र को डिजिटली दिखाया जाने लगा था, जिससे कि समाचार पत्र उद्योग था उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। टेलीग्राफी, फोटोग्राफी, ऑफ सेट प्रिंटिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की शुरुआत ने समाचार पत्रों के उत्पादन, उसके वितरण और उपभोग में क्रांति ला दी थी। अब डिजिटल युग में किस तरीके से उसका संक्रमण हुआ है, तो 21वीं सदी जो सदी है उसकी शुरुआत में डिजिटल मीडिया ने समाचार पत्रों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत किए, यानी कि चैलेंजेस बनकर उभरी हैं और उसके कुछ लाभ भी अवश्य मिले उनको। ऑनलाइन समाचार पत्र, समाचार प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, डिजिटल प्रकाशन तकनीकों ने पारंपरिक व्यवसाय मॉडल को बाधित कर दिया, जिससे प्रिंटिंग, परिसंचरण और विज्ञापन राजस्व में गिरावट आई है। यानी कि अब आप देखते होगे पहले जहां पर लोगों के घर में टीवी चलती रहती थी, वहां पर न्यूज चलती रहती थी, अब उसमें गिरावट आ गई है, तो उनके विज्ञापन राजस्व में गिरावट आने लगी है और लोगों ने टीवी को देखना कम कर दिया है, जिसकी वजह से न्यूज जो है टीवी पर बहुत कम देखी जाती है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल है, ये खत्म होता आ रहा है। अब निष्कर्ष के तौर पर हम इसमें लिख सकते हैं कि डिजिटल युग में समाचार पत्र समाचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। अखबारों ने नए दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मल्टीमीडिया, स्टोरी टेलिंग और दर्शकों की सहभागिता रणनीति में निवेश करके बदलते मीडिया परिदृश्य को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, वो है छपी हुई खबरों, यानी कि जो प्रिंटेड न्यूज होती है उसमें, और टीवी की खबरों में आलोचनात्मक अंतर की विवेचना कीजिए, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। अब छपी हुई खबरें कौन सी होती हैं, जो हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं वो छपी हुई खबरें होती हैं। जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं, हम उसमें जो खबरें देखते हैं वो सारी की सारी छपी हुई खबरें होती हैं। यानी कि जो हम फिजिकली देख सकते हैं ना, जितनी खबरें, वो सारी की सारी छपी हुई खबरें होती हैं। और टीवी की खबरें कौन सी होती हैं, जो हम टीवी पर, मोबाइल फोन्स पर, ठीक है, तो इनमें देखते हैं, वो सारी की सारी टीवी की खबरें होती हैं। अब इसमें अंतर की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले इनका जो माध्यम होता है वो अलग होता है। जो प्रिंट समाचार पत्र होते हैं उसमें वो उनमें जो न्यूज आती है वो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित प्रकाशकों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, हम तक वितरित होती हैं।
अगर हम टेलीविजन समाचार की बात करते हैं तो जो टीवी होती है, टीवी चैनल के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से हम तक पहुंचती है, उनको प्रसारित किया जाता है। अगर इनके प्रारूप की बात करते हैं, यानी कि बनावट किस तरीके होती है, तो प्रिंट समाचार में एक पृष्ठ पर स्थिर प्रारूप में प्रस्तुत लिखित लेख और शीर्षक होता है, तस्वीरें होती है, ग्राफिक्स शामिल होते हैं। यानी कि उसमें क्या क्या होता है, लिखित लेख होते हैं, उसमें टाइटल्स होते हैं, शीर्षक पाए जाते हैं, अलग तरह की फोटोज होती हैं, उनका यूज किया जाता है, और ग्राफिक्स को यूज किया जाता है, जिससे कि जो पेज होता है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। टेलीविजन समाचार की अगर हम बात करते हैं, उसमें लाइव या रिकॉर्ड किए गए वीडियो, उनके जो फुटेज होते हैं, ऑडियो होती हैं, साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यूज होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, चार्ट होते हैं, मानचित्र होते हैं, इन जैसे ये इन सबको यूज करके उसको इंटरेक्टिव बनाया जाता है। अब इनकी जो प्रेजेंटिंग होती है वो भी अलग अलग होती है। तो प्रिंट समाचार जानकारी संप्रेषित करने के लिए पाठ्य कथाओं और संक्षिप्त लेखन पर निर्भर करते हैं, यानी कि चीजों को बहुत डीप में जाकर समझाने की कोशिश करती है प्रिंट मीडिया। टेलीविजन समाचार दृश्य कहानी कहने पर जोर देते हैं, यानी कि कहानी को कहने पर जोर देते हैं और चीजों को दिखाते जाते हैं, जिसमें समाचार जो पत्रकार होता है वो गतिशील और आकर्षक तरीके से बोली जाने वाली भाषा, दृश्य और ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी प्रदान करता है। दोनों में समयबद्धता का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है। प्रिंट समाचार कम समय संवेदनशील होते हैं, यानी कि उनमें कम टाइम लगता है, क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर प्रकाशित होती हैं। डेली न्यूज़पेपर आता है, मंथली न्यूज़पेपर आता है, वीकली न्यूज़पेपर आता है, तो इनके पास समयबद्धता होती है। टेलीविजन समाचार प्रसारण पूरे दिन में कई बार प्रसारित होते हैं और ब्रेकिंग न्यूज वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करती है। यानी कि जो प्रिंट समाचार होता है वो आता है सुबह, तो इसकी जो छपाई होती है वो रात में शुरू हो जाती है। अब सुबह अगर 8 बजे कोई घटना घटी है तो वो जो न्यूज आएगी ना वो अगले दिन के न्यूज़पेपर में आएगी, प्रिंट मीडिया में। अगर टेलीविजन की अगर हम बात करते हैं, वो न्यूज टीवी पर हमें उसी दिन उसी टाइम पर देखने को मिल जाएगी, उसका प्रसारण पूरे भारत में उस टाइम पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें समयबद्धता का भी खेल होता है और गहराई और वितरण दोनों में देखने को मिलता है। तो जो प्रिंट समाचार होता है अधिक गहराई और विवरण प्रदान करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाकर वो चीजों को समझाते हैं, क्योंकि वे समय की कमी से सीमित नहीं होते हैं, उनके पास टाइम होता है, जिससे क्या होता है व्यापक विश्लेषण, पृष्ठभूमि जानकारी शामिल करते हैं वो। अगर टेलीविजन समाचार की बात करते हैं तो वो खंड खंड में छोटे छोटे जो वीडियोस होते हैं, छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं, उनके द्वारा सूचनाओं तक को हम तक पहुंचाते हैं, और सीमित प्रसारण होता है, यानी कि जो लिमिटेड टाइम होता है टेलीकास्ट करने का वो टाइम फिक्स होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है मुख्य जानकारी को जल्दी से जल्दी वितरित करने की कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब दर्शकों का जुड़ाव जो होता है वो भी दोनों में अलग अलग पाया जाता है। तो प्रिंट समाचार को पृष्ठ पर प्रस्तुत जानकारी को सक्रिय रूप से पढ़ना, उसकी व्याख्या और विश्लेषण करना चाहिए। अगर इस ये सब काम नहीं करेंगी, वो अच्छी तरह से उसमें सक्रिय रूप से लिखेंगे नहीं, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है, विश्लेषण नहीं करेंगे, तो जो दर्शक है यानी कि जो पाठक है वो बोर हो जाएगा, वो सक्रिय रूप से उससे जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें करना जरूरी होता है। टेलीविजन समाचार क्या होता है, दर्शकों का ध्यान खींचने और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए ग्राफिक्स, ध्वनि प्रभाव और संगीत का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो न्यूज चैनल्स आते हैं, कई सारे के सारे ऐसा ही करते हैं। अगर कोई डरावना सीन, उन डरावनी न्यूज बतानी होती है तो वो जो डरावना म्यूजिक होता है, ठीक है, इफेक्ट्स होते हैं, उनको यूज करते हैं, हॉरर टाइप के यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो दर्शक होते हैं, जो पाठक होते हैं, जो देख रहे होते हैं न्यूज को, तो उनका जो जुड़ाव होता है, उनको जो दिमाग होता है वो वहां तक पहुंच पाता है और वो चीजों को जोड़कर देख पाते हैं। ठीक है, और पहुंच, दोनों की पहुंच अलग अलग होती है। प्रिंट समाचार भौतिक समाचार पत्रों या पत्रिकाओं पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो हमें जो भौतिक रूप में हम उसको देख सकते हैं, जो हमारे हाथ में आती है, पत्रिकाओं पर, पत्रों पर निर्भर होते हैं, जो अलग अलग कारकों द्वारा सीमित होती है। अब इसमें क्या होता है, कोई जगह जो है इसमें भौगोलिक कारण भी आ जाता है, यानी कि कोई जगह जो दूर है तो उस तक न्यूज़पेपर को कैसे पहुंच सकता है। सामाजिक रूप से अगर कोई इलाका पिछड़ा है, वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वो वहां तक भी न्यूज़पेपर नहीं जा सकता है, तो कई सारे कारकों की वजह से ये सीमित हो जाता है। लेकिन टेलीविजन की अगर हम बात करते हैं तो ये दर्शकों के लिए अधिक सुलभ होता है, यानी कि सस्ता भी होता है। इसे टेलीविजन सेट, कंप्यूटर और इंटरनेट मोबाइल उपकरणों पर देखा जा सकता है। अगर निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं, इसमें निष्कर्ष में लिखा जा सकता है कि प्रिंट और टेलीविजन समाचार दोनों जनता को वर्तमान घटना और मुद्दों के बारे में सूचित करने के उद्देश्य से सेवा प्रदान करते हैं। वे अपने माध्यम, प्रारूप, प्रस्तुत शैली, समयबद्धता, गहराई, दर्शकों की व्यस्तता और पहुंच में भिन्न होते हैं, उसमें अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है, नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों को पैदा करने में अखबारों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो नागरिक मुद्दों पर सूचना, विश्लेषण और टिप्पणी
के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करके समाचार पत्र विचारों को उत्पन्न करने और नागरिकता के आधार का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नागरिकता के आधार का क्या मतलब होता है कि नागरिकता के दायरे को बढ़ाने में, यानी कि उसको व्यापक बनाने के लिए हमारे जो विचार होते हैं उसको खोलने का काम करने में जो अखबार होते हैं उनकी क्या क्या भूमिका होती है वो बताना है। ठीक है, तो नागरिकों से संबंधित जितने भी सूचनाएं होती हैं, मुद्दे होते हैं, उनके बारे में उनको विश्लेषित कर कर टिप्पणी कर करके, ठीक है, तो इस तरीके से अपनी भूमिका इसमें निभाते हैं। अब नागरिकों को सूचित करने का काम समाचार पत्रों अखबारों के माध्यम से किया जाता है। तो जो समाचार होते हैं स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, नीतियों और विकास के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि अलग अलग जो विषय होते हैं उन पर जानकारी प्रदान करने का काम न्यूज़पेपर के द्वारा किया जाता है। समाचार पत्र नागरिकों को उन मामलों में सूचित रखते हैं, यानी कि जानकारी देते हैं जो उनके जीवन और समुदाय को प्रभावित करते हैं, जो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी कम्युनिटी को, उनको समाज को प्रभावित करते हैं। तो इनसे संबंधित जो सूचना देने का काम होता है नागरिकों को, वो अखबार करते हैं। नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने का काम करता है, यानी कि जो हार्मोनी होती है लोगों के बीच में वो प्रमोट करते हैं न्यूज़पेपर। समाचार पत्र नागरिकों को उनके अधिकार, जिम्मेदारियों और भागीदारी के अवसरों के बारे में सूचित करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं पार्टिसिपेट करने की, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, उनके बारे में जो भी न्यूज देने का काम होता है वो समाचार पत्र करता है नागरिकों को। चुनावों, सार्वजनिक बहसों, नागरिक संगठनों और सामुदायिक पहलों का कवरेज पाठकों को सकारात्मक बदलाव में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि चुनावों में भागीदारी लेने के लिए जो सार्वजनिक बहसें होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, अलग अलग तरह के जो नागरिक संगठन होते हैं, सामुदायिक पहल होते हैं, उनका हिस्सा बनने के लिए इसमें पाठकों को प्रेरित करने का काम न्यूज़पेपर करते हैं। संवाद को सुविधाजनक बनाने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। समाचार पत्र विभिन्न विषयों और दृष्टिकोण पर संवाद और बहस के मंच के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जिस पर अलग अलग विषयों पर, अलग अलग दृष्टिकोणों पर चर्चा की जाए, समाज में जो अलग अलग मुद्दे होते हैं उनका समाधान निकालने के लिए संवाद किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए मंच प्रदान करने का काम न्यूज़पेपर करते हैं। संपादकीय संपादक को पत्र और टिप्पणियां विविध आवाजों को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए जगह प्रदान करती हैं। मैंने आपको बताया था न्यूज में कुछ कॉलम्स होते हैं जिसमें अलग अलग जो लोग होते हैं वो संपादक को पत्र लिखते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। जो लोग टिप्पणियां करते हैं उनके जो दृष्टिकोण होते हैं अलग अलग, तो उनको जनता तक पहुंचाया जाता है, उनको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। नागरिकों को शिक्षित करना भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें समाचार पत्र जटिल मुद्दों पर विश्लेषण, रिपोर्टिंग करके शैक्षिक भूमिका निभाते हैं, यानी कि लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। नागरिकों को सामाजिक चुनौतियों और अवसरों की गहरी समझ विकसित करने में भी ये मदद करते हैं, यानी कि समाज में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, कौन कौन से गंभीर मुद्दे हैं और उनको किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं, कौन कौन से अवसर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उनकी समझ विकसित करने में भी जो न्यूज़पेपर होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जो सामुदायिक संबंध होते हैं उनको बढ़ावा देता है। समाज में हमें पता अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग जातियां होती है, संस्कृति होती है, भाषाई आधार पर भिन्नता होती है। ठीक है, तो समाज में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में आपस में संबंधों को बढ़ाने पर ये जोर देते हैं। तो स्थानीय समाचार पत्र समुदाय में जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जिसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। मानव हित की कहानियों का कवरेज निवासियों को अपने पड़ोस, स्कूलों, व्यवसाय और सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़े रहने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि मानव से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उनके आसपास क्या घटित हो रहा है, तो उनकी जो कवरेज होती है वो उन तक जुड़ाव को बढ़ाती है। यानी कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, स्कूलों में आज के टाइम पे क्या चल रहा है, अलग अलग जो व्यवसाय होते हैं उनमें क्या क्या अवसर आ रहे हैं, सांस्कृतिक संस्थान होते हैं उनसे किस तरीके से जुड़ाव हमारा बढ़ा रहता है। ठीक है, तो इनको बढ़ावा देने का काम जो न्यूज़पेपर होते हैं वो करते हैं। जनहित की यानी कि जनता की भलाई की बात करते हैं न्यूज़पेपर। समाचार पत्र निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि एक इन्विजिलेटर के रूप में काम करते हैं जो सरकारी अधिकारियों, संस्थानों, शक्तिशाली हितों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, यानी कि उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं उनके प्रति उनको जिम्मेदार बनाने का काम करते हैं। खुलासे और संपादकीय वकालत भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को, अन्याय को, सत्ता के दुरुपयोग होता है उसको रोकने का काम करते हैं। नागरिकों को जवाबदेही और सुधार की मांग के लिए ये प्रेरित करते हैं। नागरिकों को ये प्रेरित करने का काम करते हैं कि जो सिस्टम है, हमारी जो प्रणाली है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें सुधार की मांग नागरिक करें और जो सरकार है उसको उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाएं। अब नागरिक जो साक्षरता होती है उसका निर्माण करते हैं। समाचार पत्र नागरिकों के बीच नागरिक साक्षरता के निर्माण में योगदान करते हैं।
समाचार पत्र पढ़ने से व्यक्तियों की सोच, कौशल, मीडिया साक्षरता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की समझ विकसित करने में मदद मिलती है। कौशल, ये मीडिया साक्षरता, लोकतांत्रिक सिद्धांत, ये सब क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब निष्कर्ष के तौर पर इसमें हम लिख सकते हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं विचारों को उत्पन्न करने और नागरिकों को नागरिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सूचित, यानी कि उसको इन्फॉर्म करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट संलग्न करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए और उसको स्ट्रांग बनाकर यानी कि सशक्त बनाकर नागरिकता के आधार का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो चीजें मैंने आपको बताई थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी, इसमें आपको वो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने उन चीजों को बताया। थैंक यू।